दोस्तों झूठ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भले ही कई दिनों तक या कई महीनों तक या फिर कई सालों तक सच लगे, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि सियार को चाहे कितना ही रंग दिया जाए वो कभी शेर नहीं बन सकता। तो दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे ही एक रंगे सियार की, जिसका रंग उतरा तो ऐसा उतरा कि आज उसके फॉलोअर्स भी उसे झूठा मानते हैं। तो दोस्तों ये रंगा सियार है धुर्र राठी, जो जर्मनी में बैठे बैठे खुद को भारत का एक बहुत बड़ा हितैषी मानता है और हितैषी होने के नाते वहां से ट्वीट्स, वीडियोज और फेसबुक पोस्ट के जरिए ज्ञान बघाड़ता रहता है और इसके फॉलोअर्स इसकी हर बात को सच मानते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आखिर झूठ के पैर नहीं होते, तो आजकल सच जानकर इसके कुछ फॉलोअर्स भी इससे भागने लगे हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं सबसे पहले किसी समय में इसके एक बहुत बड़े भक्त की कहानी उसी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की इस वीडियो का टॉपिक है धुर्र राठी का काला सच। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केरला स्टोरी नफरत फैला रहा है। दोस्तों धुर्र राठी के एक बहुत बड़े भक्त थे विवेकानंद कुमार सिंह। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी पेश की है। विवेकानंद धुर्र राठी के इतने बड़े फैन थे कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा आने पर वो पहले धुर्र राठी की वीडियो देखते और फिर अपनी राय बनाते और फिर उसी के अनुसार घर और दोस्तों से उस टॉपिक पर बहस करते। वो उनकी हर वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर हर किसी के साथ शेयर करते। आज से 4 साल पहले 22 दिसंबर 2018 को राफेल मुद्दे पर धुर्र राठी एक वीडियो पोस्ट करते हैं और राफेल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर देते हैं। विवेकानंद उस वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो में बताए झूठे फैक्ट्स के अनुसार ही सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर देते हैं। लेकिन उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग इस मुद्दे पर उन्हें अपनी कुछ और रिसर्च करने को कहते हैं, जिसके बाद विवेकानंद अपनी रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि राफेल मुद्दे पर धुर्र राठी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो सब भैया के प्रोपगेंडा का एक हिस्सा था। विवेकानंद के दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी धुर्र राठी के लिए, वो उस दिन चली गई जब राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बस फिर क्या था, इसके बाद विवेकानंद ने धुर्र राठी को सोशल मीडिया की सभी साइट से अनफॉलो कर दिया, चाहे वह यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो। दोस्तों धुर्र राठी से मेरे कई सवाल हैं जो हर भारतीय उनसे जरूर पूछना चाहता है। जैसे अगर उन्हें भारत की सच में चिंता है तो वो भारत में क्यों नहीं रहते। हम इंडियंस उनके वीडियोस देखकर उन्हें भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू देते हैं, पर उसी रेवेन्यू का एक मोटा हिस्सा वो टैक्स के रूप में जर्मनी सरकार को भर देते हैं। क्यों ना वो इंडिया में रहकर अपने इनकम को इंडियन मार्केट में खर्च करके यूट्यूब से मिले रेवेन्यू का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को देकर एक सामान्य भारतीय की तरह भारत के डेवलपमेंट में सहयोग क्यों नहीं करते। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर उनके होने से भारत को आखिर फायदा क्या है। लेकिन आज हम इन सवालों की चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धुर्र राठी जी जर्मनी में रहते हुए भारत की चिंता करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उनकी चिंता कुछ खास लोगों, कुछ खास समुदायों और कुछ खास मौकों पर ही क्यों नजर आती है। पड़ताल की शुरुआत करते इस वीडियो से, जिसे धुर्र राठी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खर्चे और उसके रेवेन्यू को कंपेयर करते हुए बनाया था। इसके 1 साल बाद धुर्र राठी की ये वीडियो आई थी जिसमें दोबारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके 1 साल के टूरिज्म की चर्चा हुई थी। पहली वीडियो में धुर्र राठी ने यह क्लेम किया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 1 साल में केवल 10 लाख लोग ही देखने आएंगे और यहां से भारत सरकार केवल 25 करोड़ के लगभग ही हर साल कमाएगी। लेकिन इसके 1 साल बाद की वीडियो में धुर्र राठी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए कहते हैं कि मैं गलत था और इस साल 35 लाख टूरिस्ट आए हैं, जिससे भारत सरकार को 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि इस प्रॉफिट के हिसाब से भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगे 3000 करोड़ रुपए वसूल करने में सरकार को सालों लग जाएंगे। धुर्र राठी ने अपने पहले की वीडियो में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि इसकी कॉस्ट को रिकवर करने में 25 करोड़ के हिसाब से 120 साल लगेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। यहाँ पर लेकिन 1 साल के रिव्यू पर उन्होंने कहा कि 80 करोड़ के हिसाब से भी 35 से 40 साल लग जाएंगे। 80 करोड़ रुपीस इस स्टैचू ने कमाए अपने पहले साल में। मेरी जो एस्टिमेशंस थी पिछले साल के वीडियो में, ये नंबर उससे कहीं ज्यादा है। मैंने अंदाजा लगाया था कि ऑन एवरेज अराउंड 1 मिलियन लोग इसे देखने आएंगे पर ईयर और 35 करोड़ रुपीस पर ईयर की रेवेन्यू जनरेशन होगी इससे।
दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि बीच में कोविड के 2 साल होने के बावजूद ये स्टैच्यू 15 मार्च सन 2021 को 50 लाख विजिटर क्रॉस कर चुका था। 26 जनवरी 2022 को इसने 75 लाख विजिटर पार कर लिए थे और 10 नवंबर 2022 को इसने 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया था। यानी कि 50 के बाद 75 जाने में 8 महीने और 75 से फिर 1 करोड़ जाने में भी 8 महीने लगे। इसकी अर्निंग के बारे में कोई नई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर हम 35 लाख विजिटर और 80 करोड़ रेवेन्यू के अनुपात को लेकर चले तो ये नवंबर 2022 को अपने बनने के 4 साल में ही 250 करोड़ का रेवेन्यू दे चुका है। इस पर भी मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक कोविड ने 1.5 साल तक कोई भी टूरिज्म नहीं होने दिया, यानी कि बस 2.5 साल में 250 करोड़ और धुर भैया का झूठ फुस। इस पर वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए स्टाफ की सैलरी पर खर्च हुए और 4 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुए। लेकिन हमारे दूर भैया के पास इन बातों का कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर इन्हें सच भी मान लिया जाए तो हमें वो रेवेन्यू भी जोड़ना चाहिए जो टूरिस्ट से फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और फूड से इंडियन इकोनॉमी में आ रहा है। अगर 2.5 साल में 250 करोड़ सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने कमाए हैं तो फिर कम से कम 10 गुना खर्च तो टूरिस्ट ने दूसरी चीज पर किया ही होगा। लेकिन दूर भैया के प्रोपेगेंडा में ये फिट नहीं होता। अरे भैया चिंता जो करते हैं ना हमारी। दोस्तों भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है और हम अपने शुभचिंतक दूर राठी को शायद इस झूठ और प्रोपेगेंडा भरे आंकड़ों के लिए माफ भी कर दे, लेकिन दूर राठी के प्रोपेगेंडा भरे आंकड़ों का सिलसिला यही नहीं रुकता। इन्होंने तो न राम को छोड़ा और न उनके मंदिर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास किया था और कहा था कि हम 300 करोड़ रुपए मंदिर के आसपास के हिस्से को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो राम मंदिर तक सुविधा से पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और वहां के सौंदर्यीकरण में इस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन धूर भैया ने यहां भी प्रोपेगेंडा सूंघ लिया और ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक और झूठ पेश कर दिया कि भारत सरकार 300 करोड़ रुपए राम मंदिर को बनाने में खर्च कर रही है। अब सीधी सी बात है धूर भैया, अगर सरकार जामा मस्जिद तक जाने के लिए रोड, बस और मेट्रो की सुविधा देती है तो क्या उसे ऐसा बोला जाएगा कि सरकार ने करोड़ों रुपए जामा मस्जिद को बनाने में खर्च कर दिए? सच में धूर भैया लुल हो आप कतई। लेकिन हम दूर राठी जितने न तो पढ़े लिखे हैं और न हमारी हवा से बहस करने की आदत है। इसके बाद ट्विटर्स पर कई यूजर्स ने उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाया, लेकिन दूर राठी उन रास्तों पर चले या नहीं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी तरफ से इस फेक न्यूज से भरे ट्वीट के बाद इस बारे में कोई भी ट्वीट नहीं किया गया, क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो आग लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे इसमें पूरा देश ही क्यों न जल जाए। अरे भैया चिंता करते हैं ना हमारी। दूर राठी ने राम मंदिर पर ऐसा कुछ बोला तो लोगों को लगा कि कोई इतने सेंसिटिव मुद्दे पर झूठ कैसे लिख सकता है। लेकिन आपने हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये आदमी प्रभु श्री राम को स्पाइडरमैन बोल चुका है। जी हाँ, नास्तिक दूर राठी ने प्रभु श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर किया है। तो क्या इसलिए क्योंकि दूर राठी नास्तिक है और इसलिए वो भगवान की इज्जत नहीं करते? नहीं, क्योंकि ऐसा वो कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि वो रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के दायरे में रहकर ही भगवान की इज्जत नहीं करते। महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता ये रियल नहीं। लेकिन सच ये है कि दूर राठी नास्तिक नहीं बल्कि नासमझ है। नासमझ इसलिए क्योंकि दूर राठी ये तो चाहते हैं कि लोग उनके नास्तिक नजरिए का सम्मान करें, लेकिन भैया प्रभु श्री राम को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान नहीं करते। वो इस बात का सम्मान नहीं करते कि अयोध्या से लेकर इंडोनेशिया तक, श्रीलंका से लेकर कंबोडिया तक उन्हीं श्री राम के अस्तित्व के होने के सबूत भरे पड़े। जैसे थाईलैंड के रजवाड़ों में भरत की भांति राम की पादुकाएं लेकर राज करने की परंपरा है और आज भी थाईलैंड वासी अपने आप को राम भगवान का वंशज मानते हैं। वहीं कंबोडिया में हिंदू सभ्यता के अन्य रीति रिवाजों के साथ साथ रामायण का प्रचलन है। वहीं संसार की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया में बेहतर इंसान बनने के लिए मुसलमान भी रामायण का पाठ करते हैं। रामायण वहां की स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है।
और अगर बात करें बर्मा की तो वहां रामायण की तर्ज पर नाटक किए जाते हैं। और तो और मलेशिया में मुस्लिम लोग भी अपने नाम के साथ अक्सर राम, लक्ष्मण और सीता का नाम जोड़ते हैं। दोस्तों, आप नास्तिक तो हो सकते हैं, लेकिन आप अगर दूसरे इंसान की भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो आप अलोकतांत्रिक हैं। और इन्हीं अलोकतांत्रिक इंसान दुर्राठी को लगता है कि भारत में लोकतंत्र को सम्मान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, जब दुर्राठी श्री राम को गलत बोलेंगे तो कई लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम को मिथ्या साबित करने की कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्राठी केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुस्लिमों की भावनाओं का भी खूब मजाक बनाते हैं। जैसे एक फेसबुक पोस्ट में दुर्राठी कहते हैं कि कुरान काफी बुरी है और इस पर पूरी तरह से भरोसा करना बंद करना चाहिए। इस पोस्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं पढ़ देता हूँ। भैया जी कहते हैं कि जब मैं गोमूत्र, गाय, एम्बुलेंस, हिंदू मान्यताओं आदि की आलोचना करता हूँ और मजाक उड़ाता हूँ तो कुछ मुसलमान ताली बजाते हैं, आनंद लेते हैं और हंसते हैं। लेकिन जब उनके धर्म की बात आती है तो सब कुछ इतना सही हो जाता है कि वो ये बेतुके अतार्किक बयान देकर यह साबित करने की कोशिश करने लगते हैं कि कुरान में हर एक कथन वैज्ञानिक और तार्किक है। तो उठो, हर पवित्र ग्रंथ में कुछ गलत और अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई होती हैं। किसी भी चीज में आपका भी धर्म कोई खास नहीं है, यहाँ तक कि आपका कुरान किताब पर भी अंधविश्वास करना काफी खतरनाक है। आगे इसी पोस्ट के कमेंट में दुर्राठी कहते हैं कि वो नास्तिक नहीं है। तो सर, अगर आप नास्तिक नहीं है तो इस वीडियो में जब मैजिशियन करण सिंह ने आपसे आपकी नास्तिकता के बारे में सवाल किया तो आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. उनकी उनकी पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। एक तरफ अपने आप को नास्तिक और दूसरी तरफ खुद को आस्तिक कहने वाला ये आदमी एक तरफ श्री राम को स्पाइडरमैन से कंपेयर करता है और दूसरी तरफ कुरान की बुराई करता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यक्ति है और इनकी नजर में लोकतंत्र का मूल मंत्र यही है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए उसका मजाक उड़ाया जाए। क्यों ध्रुव भैया, यही मतलब है ना डेमोक्रेसी का। दोस्तों, झूठ, परपंच, दोगलेपन और प्रोपगेंडा की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 7 सालों से जब से ध्रुव लगातार वीडियो बना रहे हैं तब से ये लगातार हर वीडियो के साथ किसी न किसी झूठ का रायता फैलाने बैठ जाते हैं। और तो और इंडिया से इतना प्यार करने वाले ध्रुव के साथ ये भी समस्या है कि वो भारत के 2 राज्यों को बराबर की नजर से नहीं देखते। वो किसी राज्य को ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ राज्यों में उन्हें बस कमियां ही नजर आती है। दुर्राठी का ये प्यार राज्यों से है या राज्य सरकारों से, ये हम नहीं जानते और न हमें जानना है, क्योंकि किसी एक इन्फ्लुएंसर के कह देने से कि वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में किसी को कोई राजनीतिक दल पसंद है तो समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन समस्या तब होती है जब वो आदमी दूसरों की संस्कृतियों का मजाक उड़ाए, उन्हें अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करे और सबसे बड़ी बात, उनसे आग भड़काकर ऐसा चलता बने जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चाहे वो राम मंदिर और उस 300 करोड़ के बजट वाली बात पर झूठ फैलाना हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो, दुर्राठी ने कभी माफी नहीं मांगी और ना ही गलती सामने आने पर कोई एक्सप्लेनेशन दिया। और इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि दुर्राठी के समर्थकों ने सच सामने होने के बावजूद कभी सच को नहीं देखा और सच बोलने वालों को हमेशा एब्यूज किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैरोलिना गोस्वामी है। दुर्राठी ये कहते हैं कि उन्हें ये पसंद है कि वो कंटेंट बनाए और उस कंटेंट पर संवाद हो ताकि समस्या का सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन दोस्तों, दुर्राठी का एक भी ट्वीट कैरोलिना गोस्वामी को एब्यूज करने वालों के खिलाफ नहीं था। असल में हुआ ये था कि दुर्राठी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर बनाई गई एक वीडियो में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई थी और कैरोलिना गोस्वामी ने उस पर उन्हें सही करते हुए एक वीडियो बनाई। वो मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी ये जानना जरूरी नहीं, क्योंकि जो आदमी मान्यताओं और आस्थाओं के मामले में झूठ बोल सकता है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कैसे छोड़ देगा। दोस्तों, कैरोलिना ने जब वीडियो बनाकर दुर्राठी को सही किया तो दुर्राठी के समर्थकों ने उन्हें इतना अब्यूज किया कि कैरोलिना आज भी उस समय को सदमे के रूप में याद करती है। दुर्राठी को यह पता था कि सोशल मीडिया में ये अब्यूज कैंपेन चल रहा है। शायद वो इस बारे में एक ट्वीट भी करते तो चीजें ज्यादा साफ हो जाती और कैरोलिना के लिए मुश्किलें कम हो जाती और उन्हें उनकी बात रखने पर सम्मान न सही लेकिन अपमान भी नहीं मिलता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। दुर्राठी हमेशा कहते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी है। ध्रुव, आपके पास एक मौका था
कि आप इस तथाकथित कमी को पूरा करते और किसी और के ओपिनियन का सम्मान करते, लेकिन धुर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धुर राठी सिर्फ प्रोपगेंडा फैलाने वाले और संस्कृति का अपमान करने वाले व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि ये एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति भी है। पूरा दिन डेमोक्रेसी की बीन बजाने वाला व्यक्ति किसी और के ओपिनियन का सम्मान करना नहीं जानता। वीडियो में शांति की बात करने वाला व्यक्ति लोगों की आस्थाओं को टारगेट करता है। धुर राठी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। सच कहूं तो धुर राठी भारत का खोया हुआ वो कोहिनूर हीरा है जो अगर भारत को वापस ही ना मिले तो ही अच्छा है। दोस्तों, इस तरह के रंगे शियार सोशल मीडिया पर आजकल भरे पड़े हैं। इनमें से हर किसी के बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि बुराई का जितना नाम लिया जाए उसे उतनी ही प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए बुराई का त्याग करें, इन लोगों को इग्नोर करें और इन्हें बता दें कि भारतीयों के पास भी बुद्धि और विवेक है। इनका प्रोपगेंडा और मैनिपुलेशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर इतना शेयर कीजिए कि धुर राठी का सच हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।